सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8D प्रोसेस के बारे में। 8D प्रोसेस क्या होता है और उसमें कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप्स। और अगर हमारी कंपनी में कोई कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है या फिर सप्लायर से कोई इशू आ जाता है तो हम उनसे 8D मांगते हैं अपने पास कि हमें 8D फिल करके दीजिए, और ताकि जो हमारा इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन हो सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा 8D प्रॉब्लम्स में, सो इसके हम स्कोप के बारे में अगर बात करें तो 8D problem solving is an approach used to identify, correct and eliminate the recurrence of the quality problems. सो 8D है मेरा, जो डी से अगर मैं डिनोट करूंगा तो डिसिप्लिन, कि हम 8 डिसिप्लिन को फॉलो करके एक कस्टमर कंप्लेंट या फिर सप्लायर कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे और उन पे कैसे एक्शंस करेंगे। तो ये हमारा एक ISO स्टैंडर्ड है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर्स भी हमारे से ये पूछ लेते हैं कि हमें 8D में रिपोर्ट चाहिए, जैसे मारुति के केस में A3 रिपोर्ट बोल देते हैं। ठीक है। तो इसमें 8 डिसिप्लिन के बारे में बात होती है, बेसिकली नथिंग एल्स। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेरे यूजर्स की है। तो यूज हम 8D का कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेजर नॉन कन्फर्मेंसी, जो भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या फिर बिजनेस इम्पैक्ट आए जिसपे मेजर नॉन कन्फर्मेंस होती है, वहाँ पे हम 8D का यूज कर सकते हैं। सेकंड जो मेरे कस्टमर कंप्लेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंक्लूडिंग वारंटी वारंटी कंप्लेंट्स में भी हम इसको 8D को यूज कर सकते हैं। सप्लायर कंप्लेंट्स हो गया, रिकरिंग इश्यूज हो गया, जो हमारे बार बार इश्यूज जनरेट होते हैं, उसमें भी हम 8D का यूज कर सकते हैं, उनको रीअक्योर होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मेरा 8D का पर्पज क्या है? 8D का पर्पज ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कस्टमर के द्वारा मांगा जाता है ड्यूरिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। जब हमारे प्लांट से या हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई पार्ट डिफेक्टिव, फिट, फंक्शन या कोई भी ऐसा केस हो, स्क्रैच एंड डैमेज, तो वो अगर जब कस्टमर एंड पे पहुंच जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक कस्टमर कंप्लेंट का रूप ले लेता है। उस केस में हम 8D का यूज करते हैं, 8 डिसिप्लिन का। सो इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस भी है कि हम उसको प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो है रिओकरेंस खत्म हो जाएगा, प्रोसेस में भी इंप्रूवमेंट्स आती हैं। ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट भी है, जो कि क्लोज नंबर 8.3 जो मेरा डिजाइन से रिलेटेड होता है, वहाँ भी हम 8D का यूज कर सकते हैं। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मेथड है, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग दोनों का बढ़िया से सिस्टमेटिक यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो सकती हैं जल्दी से। एक टाइप से हमारा ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, जो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट को, और उसको कस्टमर को सबमिशन भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं 8D स्टेप्स के बारे में। तो जो मेरा D0 स्टेप है वो है एक टाइप से प्रिपेयर फॉर द 8D प्रोसेस। हमें 8D प्रोसेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? तो इसमें जैसे कभी भी कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है मेरी, उस टाइम क्या करते हैं हम अपनी टॉप मैनेजमेंट को लेके और सभी CFT मेंबर्स को एक क्वालिटी फ्लैश रेज करते हैं, या फिर सेफ्टी फ्लैश रेज करते हैं। जहाँ सेफ्टी का इशू हो या जिस पार्ट में क्वालिटी का इशू हो, क्वालिटी फ्लैश रेज करते हैं, ताकि हमारी मैनेजमेंट को एक इन्फॉर्मेशन जा सके कि हमारे कस्टमर एंड पे ये वाली कंप्लेंट जनरेट हुई है या कस्टमर कंप्लेंट ऑकर हुई है वहाँ पे। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, हमें एक टीम बनानी होती है, जो कि मेरी CFT टीम होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम, जो कि मेरा मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, क्वालिटी, टूल रूम और जो भी मेरे डिपार्टमेंट उससे प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, हम उन सबको उसमें इन्वॉल्व करते हैं और एक टीम बनाते हैं, जिसमें कि हम डिसीजन लेंगे तो हमारे साथ सारे डिपार्टमेंट्स हेड या फिर उनके सेकंड लाइंस अवेलेबल हों, ताकि जो प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड हो वो आइडेंटिफाई कर सके और उनको जल्दी से जल्दी हम एक्शंस ले सके। सो D2 जो है मेरा वो है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा फिट का इशू है या फंक्शनल इशू है या स्क्रैच एंड डैमेज डिफेक्ट, जो भी हमारा इशू है हम उसको एड्रेस करेंगे उन सब के साथ, और उन सबको बताएंगे कि हमारे इस पार्ट में या फिर इस मॉडल में या फिर हमारे इस प्रोडक्ट में ये इशू जनरेट हुआ है, और उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से कस्टमर कंप्लेंट रेज हुई है। सो नेक्स्ट जो है मेरा वो है D3। D3 मीन्स थर्ड स्टेप में डेवलप इंटरिम कंटेनमेंट एक्शंस। सो कंटेनमेंट एक्शंस एक टाइप से मेरा क्वारंटाइन मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पार्ट हमारा कस्टमर के पास पकड़ा गया है कंप्लेंट है, उसकी डिटेल्स हम नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद में जितने भी मेरे पार्ट्स बने हैं उनको हम एक टाइप से होल्ड कर देंगे, ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़ सके और दोबारा से वो कस्टमर की लाइन पे या कस्टमर के पास इश्यू जनरेट ना करे। तो हम क्या करते हैं, होल्ड करने के बाद में क्वालिटी पर्सन उसको दोबारा से चेक करता है, ताकि वो किसी और गाड़ी में या फिर किसी और व्हीकल में
दोबारा से ना लगे, तो उस केस में क्या करते हैं हम, कंटेनमेंट एक्शंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो D4 मेरा है डिफाइन एंड वेरीफाई रूट कोज एंड स्टेप पॉइंट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट कोज एनालिसिस करेंगे कि हमारा किसकी वजह से, वाई वाई एनालिसिस करेंगे या फिर इशिकावा डायग्राम यूज करेंगे कि उसमें हम कोज कोज निकाल सके, मैन मशीन मटेरियल मेथड या एनवायरनमेंट या जो भी हमारे जिससे भी रिलेटेड होगा, वो हम उसमें एड्रेस करेंगे कि हमारा इस रूट कोज की वजह से ये वैलिड कोज है जिसकी वजह से हमारा पार्ट आउटफ्लो हुआ है और ये प्रॉब्लम ऑकर हुई है हमारे प्रोसेस में। तो नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा D5, वो है चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शंस फॉर रूट कोज एंड एस्केप पॉइंट। जो फिफ्थ जो मेरा है वो है, हम उसको जो हमने करेक्टिव एक्शंस अभी लिए हैं, जो कि हमने मतलब रूट कोज निकाला है, उसके अगेंस्ट में हम जब करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि हमें उसमें करेक्शंस ये करनी है, तो हम उसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमारे रूट कोज के अगेंस्ट में ये एक्शंस अगर हमारे रहेंगे तो हमारी इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं हमारे प्रोसेस में, या फिर जैसे भी जहाँ भी हमारी प्रॉब्लम ओकर हुई है। तो D6 जो है मेरा, सिक्स स्टेप जो है इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। तो सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, हम जो करेक्टिव एक्शंस जो हमने लिए हैं, जो हमने टीम के साथ डिसाइड किया कि हमने हमारा रूट कोज ये था, हमारे करेक्टिव एक्शंस ये रहेंगे। तो करेक्टिव एक्शंस के बाद में जो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसका वैलिडेशन करेंगे कि क्या वो सही से इम्प्लीमेंट है या नहीं है, क्या उससे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सब हम सिक्स स्टेप में करेंगे। सिक्स स्टेप मतलब मेरा एक टाइप से इम्प्लीमेंटेशन और वैलिडेशन, जो हमने डिसाइड किया है वो सही है और वो काम कर रहा है। सो D7 जो है मेरा वो है प्रिवेंट रीअक्रेंस। तो अगर हम ये देखेंगे हमारे करेक्टिव एक्शंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गए हैं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके जो अदर जो मेरे मॉडल्स हैं या जो अदर लाइंस हैं सेम, या फिर जो भी डिफरेंट लाइंस हैं उन पे अगर वो सेम चीज़ है, तो हम उसमें वो चेक करेंगे कि क्या वहाँ से तो चांसेस नहीं है कि मेरा वहाँ से अगर कोई सेम प्रॉब्लम का पार्ट कस्टमर एंड पे पहुँच जाए। जैसे कि हमने जो रूट कोज निकाला वो किसी और लाइन पे तो ऐसा सेम नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रीअक्रेंस को रोकने के लिए एचडी करेंगे। जितने भी हमारे करेक्टिव एक्शंस होते हैं उनको हम एचडी करेंगे। एचडी करने के बाद में क्या होता है कि मेरा हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट बोलते हैं हम एचडी को, जिससे कि मेरे सभी लाइनों पे या फिर मेरे पूरे प्रोसेस में वो एक्शंस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जिससे कि हमें एक एंश्योरिटी मिलती है, एक श्योरिटी मिलती है कि अब हमारी वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। रिपीटेशंस को खत्म करने के लिए हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, इसमें हम प्रोएक्टिवली काम करते हैं अदर मॉडल्स पे। सो जो मेरा लास्ट स्टेप है D8, D8 क्या है कि रिकॉग्नाइज टीम एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। D8 में क्या करेंगे, हम टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और हमने हमारे जो एक्शंस लिए थे इम्प्लीमेंट किए वो हमारे वैलिड हैं और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, हमारी प्रॉब्लम उससे अभी रिपीट नहीं होगी और वो हमने बिल्कुल वो डिफेक्ट जीरो कर दिया है या वो कस्टमर कंप्लेंट उससे रिलेटेड जीरो कर दी है। सबको ट्रेनिंग दे दी है, ओपीएस लगा दिए हैं, एक टाइप से कंट्रोल प्लान है, वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस है तो वो कर दिए हैं। एफएमईए पे, एफएमईए हमारा वो हमने अपडेट कर दिया है कि हमारी इस प्रॉब्लम का फेलियर ऐसे ओकर हुआ था, ऐसे निकला था हमारे यहाँ से, तो वो हम एफएमईए पे भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रोसेस करने के बाद में हम 3 मंथ्स या 6 मंथ का इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं पैरेलल में, कि हमारा कोई ऐसा पार्ट 3 मंथ्स में या फिर 6 मंथ में रिपीट तो नहीं गया कस्टमर के पास, तो इफेक्टिवनेस वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये थे मेरे सारे 8 स्टेप्स, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका भी।